हेलो नमस्ते राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्सरी रेडियो स्टेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जिस पे हमारे जो है क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हम पढ़े तो रहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने वो एग्ज़ाम में वो तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब हमारे आते हुए क्वेश्चन जब गलत होंगे तो हमारे सिलेक्शन की संभावना जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो हमारा मेन फोकस उस पर रहेगा कि जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं जहाँ से, और जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम कई बार रटते हैं फिर भी हमें नहीं याद होता है, तो उन्हीं को एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार दोहरा लीजिए, किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके उसको याद कर लीजिए ताकि आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब प्रशासन से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इधर बीच। जो प्राचीन इतिहास में जितने भी राजा वगैरह हुए हैं या जिनका शासन चला है, मौर्यों का होगा, गुप्त हो गया, उनमें कौन कौन से अधिकारी रहे हैं, या तो जो प्रांतों को बांटा गया है किस रूप में बांटा गया है, उनके प्रमुख कौन रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और हमारे यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि हम एक तो पढ़े नहीं रहते हैं और पढ़े भी रहते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मेन हमारा फोकस रहेगा कि इनको हम लोग रट लें या तो किसी तरीके से कोरिलेट करके समझ लें ताकि हमारे इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो और हमारे सिलेक्शन होने की संभावना जो है बढ़ जाए। याद रखिए कि आपके आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आते हुए का मतलब वो क्वेश्चन है जिनको हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन दोहराते नहीं हैं, या तो किसी वजह से दोहरा भी लिए तो भी उस पर कन्फ्यूजन बना रहता है। किसी ट्रिक से उसको याद कर लीजिए ताकि वो गलत ना हो। ठीक है, तो हमारे फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे रहने चाहिए, हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो सही हो प्लस जो हमारे आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यों का प्रशासन। ठीक है, अब मौर्यों ने जो अपने प्रशासन हर जैसे इस समय भी हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे पहले देश है, फिर राज्य है, फिर आपका जनपद है, जिला है, फिर आपका तहसील है, फिर गांव, इस तरीके से पूरा एक प्रशासन बटा हुआ है प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। तो ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से? हमारे जो प्राचीन काल में चल रहा था वहीं से हम लोगों ने चीज़ें एडॉप्ट की हैं, तो उसी के बेसिस पे हम लोग याद कर लेंगे। जैसे वर्तमान में जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं उसी से कोरिलेट करके हम लोग पुरानी चीज़ों को अपना याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी चीज़ें हमेशा याद रहें। ठीक है, तो उसी तरह मौर्य प्रशासन में भी प्रांत को अच्छी तरीके से चलाने के लिए 5 भागों में बांटा गया था प्रांतों को। ठीक है, प्रांत विभाजित थे जिसमें जो प्रांत होता था वो सबसे ऊंचा होता था, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको क्या क्या कहते थे? प्रांत के अध्यक्ष को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, काल करके याद कर लीजिएगा। कुमार कहते थे या तो आर्यपुत्र कहते थे या तो राष्ट्रिक कहते थे। किसको कहते थे? जो प्रांत जो सबसे ऊंचा था, प्रांत के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहते थे? कुमार या तो आर्यपुत्र या तो राष्ट्रिक। उसके नीचे कौन होता थे? तो सबसे ऊपर आपका आ गया प्रांत, फिर आ गया आपका विषय। विषय आपका वर्तमान जिला से को रिलेट कर लीजिए इसको, जिस तरीके से वर्तमान में जिला है उसी तरह उस समय विषय होता था। तो विषय का अध्यक्ष कौन हो गया? विषयपति। उसके आगे नीचे कौन क्या आ गया? ग्राम। ग्राम के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ग्रामिक। जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? गोपा। गोपा क्या था? 10 ग्रामों का जो समूह था उसको क्या कहते थे? गोपा। ठीक है, तो 4 चीजें इसमें हो गई। एक तो प्रांत हो गया, प्रांत के अध्यक्ष को क्या कहें? कुमार, आर्यपुत्र या तो राष्ट्रिक कहें। उसके नीचे जो दूसरा था विषय हो गया, विषय के अध्यक्ष को क्या कहा गया? विषयपति, जैसे वर्तमान में जिला है। फिर गांव आ गया, गांव के अध्यक्ष को क्या कहा गया? राष्ट्रिक का ग्रामीण कहा गया। और जो लास्ट है 10 गांव का जो समूह था उसको क्या कहा गया? गोपा कहा गया। एक बार और याद कीजिए, प्रांत हो गया, विषय हो गया, आपका ग्राम हो गया और गोपा हो गया। गोपा क्या हो गया? 10 गांव का समूह हो गया। प्रांत के अध्यक्ष को क्या कहा गया? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा गया। विषय के अध्यक्ष को विषयपति कहा गया और ग्राम का जो मुखिया है उसको ग्रामीण कहा गया। यह आपका जो प्रशासन था उसको जो बांटा गया था। ठीक है, और मौर्यों ने भी कहाँ से लिया था? जैसे ऋग्वेद में जब चले जाएंगे, वैदिक काल में चले जाएंगे तो जो उस समय जो बांटा गया था वो कैसे बांटा गया था? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल क्या हो गया? परिवार हो गया, उससे बड़ा ग्राम हो गया, उससे बड़ा जन हो गया, लोगों का समुदाय हो गया, फिर विषय वही उसी तरह जिला हो गया और राष्ट्र मतलब पूरा एक देश हो गया उस समय के हिसाब से। उसी को इन लोगों ने भी अडॉप्ट किया और अपना बांटा।
प्रांत, विषय प्रति ग्राम, ठीक है, आपका घटते क्रम में। इसके बाद आते हैं, अब जैसे प्रशासन तो हो गया, अब उसको चलाने के लिए अधिकारी चाहिए। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें जो कौटिल्य ने जो रचना की थी अर्थशास्त्र की, जो कि 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है, उसी में महामात्रों की बताया गया है कि कौन कौन से अधिकारी होंगे। तो उसमें 18 महामात्र तो टोटल बताए गए। जो अधिकारी थे उनको क्या कहा गया? महामात्र, ठीक है। अभी 18 अधिकारियों का नाम हमसे एग्जाम में पूछता है कि ये 18 अधिकारी कौन कौन से, मतलब नाम दे देगा, कोई एक ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये फलाना किस चीज़ से रिलेटेड था। इसी को हमें याद करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। रटेंगे तो भूल जाएंगे। अब इसी को एनालिसिस कीजिए। जैसे आप लोगों ने सारी जैसे राजा महाराजा वाली पिक्चरें देखी होंगी। एक दरबार को आप एनालिसिस कीजिए कि एक दरबार लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊंचा कौन होगा? जो राजा का पुत्र होगा, जिसको कुमार कहेंगे। या तो युवराज, ठीक है। पहले नंबर पे आ गया युवराज, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब जैसे उनका अपना कार्यों का संचालन मंत्री के द्वारा करते हैं, तो सबसे ऊंचे पद पे कौन रहेगा? जो एक मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? जैसे आप देखेंगे कोई भी राजा वगैरह अगर युद्ध वगैरह पे जाता है तो किससे परामर्श लेता है? जो उनके पुरोहित वगैरह रहते हैं उनसे पूछता है भैया ये समय सही है कि नहीं युद्ध करने के लिए। वो जैसा बताएंगे उस हिसाब से अपना काम करता है। तो तीसरे नंबर पे पुरोहित हो गया। फिर अब युद्ध किसके द्वारा करेंगे? कोई सेना नायक होगा, उसी के द्वारा युद्ध करेंगे। इस तरीके से अपना एक क्रम बैठा लीजिए या किसी तरीके से अपना एक एनालिसिस कर लीजिए कि एक जैसे राज दरबार है उसमें किस प्रकार के जो अधिकारी रहेंगे, कौन राजा रहेगा, उसी हिसाब से अपना क्रम बैठा के याद कर लीजिए, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? सेनापति। अब मेन इंपॉर्टेंट पूछता है अर्थव्यवस्था वाले कौन कौन से अधिकारी रहे हैं। अब जैसे कोई अगर युद्ध करने जाएगा तो उसके लिए पैसा वगैरह चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? तो जो उसके राज दरबार में लोग कमा रहे हैं उनसे पैसा इकट्ठा करेगा। इकट्ठा कौन करता है? समाहर्ता। समाहर्ता, हर्ता मतलब समझिए अपने याद करने का तरीका कि गया लोगों से हर के लेके चलाएगा, उनका पैसा जो है छीन के लेके चलाए। इस तरीके से अपना याद कर लीजिए। समाहर्ता, आय का संग्रह करता। अब ये पैसा लाएगा किसी को तो देगा, तो किसको देता है? कोषाध्यक्ष को, जो पैसे का पूरा रखवाली वगैरह करता है। तो उसको क्या कहते हैं? सन्निधाता, मतलब जो विधाता है पूरे पैसे का। उसी में मान लीजिए कोई चोर वगैरह चोरी करने की, इसी तरीके से याद करिए कहानी बना के। कोई चोर वगैरह धन चुराने को कोशिश करता है तो उसको कहाँ कर देंगे? कारागार में डाल देंगे। तो उस कारागार का भी कोई रक्षक करेगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? जो कारागार का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? प्रशास्ति। प्रशास्ति, कारागार का अध्यक्ष। उसके बाद आ जाते हैं प्रशास्ति। द्वारिक, जो राजा का दरबार है उसमें जो कोई प्रवेश करना चाह रहा है तो राज द्वार का जो रक्षा करता है, जो दरबार कोई अपना भाला वगैरह लेके खड़ा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? द्वारिक, जो राज द्वार का रक्षा करता है। फिर अंतःपुर, जो अंतःपुर का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? अंतःपुर या अंतर्वैदिक। ये हो गया। फिर आते हैं आपके प्रदेष्टि। प्रदेष्टि कौन होते हैं? जो नगर का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? प्रदेष्टि, मतलब जो प्रदेश है उसका जो अध्यक्ष है उसको क्या कहते हैं? प्रदेष्टि। अब
अब ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये तो आपका राज दरबार हो गया। अब उसको अपने नगर की भी रक्षा करनी है तो उसको भी लिए भी कुछ अधिकारी चाहिए, तो नायक हो गया जो कि नगर की रक्षा करता है, नायक। उसी में कोई अपराधी वगैरह पकड़ेगा तो उनको कहाँ न्यायालय के पास ले जाएगा, तो उस समय जो न्यायाधिकारी रहते तो उनको क्या कहते थे, व्यवहारिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द्वारपाल। द्वारपाल कौन होते हैं, जो सेना वगैरह का सामान वगैरह ले जाते थे, उनको क्या कहते थे, द्वारपाल। सॉरी दंडपाल जो रहते थे वो, जो दंडपाल थे वो सेना का सामान वगैरह ले जाते थे। दंडपाल सामान ढोते थे। जो द्वारपाल थे वो जो नगर का द्वार होता था उसकी रक्षा करते थे। जो अंतपाल थे, अंत मतलब क्या हो गया, सीमा, जहां पे देश की सीमा खत्म हो रही है उसकी जो रक्षा करते थे उनको क्या कहते थे, अंतपाल। द्वारपाल, दंडपाल और अंतपाल। द्वारपाल जो आपका जो द्वार की सीमा करते थे, दंडपाल जो सेना का सामान वगैरह लाते थे, अंतपाल जो सीमावर्ती इलाके थे उनकी जो रक्षा करते थे। पौर, आजकल हम लोग देखते हैं ना, जो नगर कोतवाल जिसे हम लोग महापौर वगैरह हर एक जिले में होते हैं, उसी तरह उस समय भी पौर थे तो उनको क्या कहते थे, नगर का कोतवाल। ठीक है, ये आपके जितने भी उस समय के जो मुख्य मुख्य अधिकारी थे वो मैंने बता दिए। एक बार इसको जरूर से देख लीजिएगा, उसको पाठ लीजिए। जैसे कौन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था, तो जैसे आपके समाहर्ता और सन्निधाता हो गए। समाहर्ता क्या किया, आय को लेके आया। सन्निधाता जो है उसको उसका अध्यक्ष हो गया। जो रक्षा कर रहे हैं उनको बांट लीजिए। द्वारपाल हो गया जो द्वार की रक्षा कर रहा है। अंतपाल हो गया जो लास्ट की सीमा की रक्षा कर रहा है। उसके बाद जो द्वारिक जो राजा का द्वार है उसकी रक्षा कर रहा है। अंतपुर का जो अध्यक्ष है वो हो गया। ठीक है, इस तरीके से बांट लीजिए। सेनापति वगैरह तो पूछेगा नहीं, पूछेगा वही जो आपको नहीं आ रहा है। तो जैसे एक आपका प्रशस्ति पूछ सकता है, जो आपका जो कारागार का जो अध्यक्ष है। प्रदेष्टि पूछ सकता है जो कि प्रदेश का अध्यक्ष है। इस तरीके कर्मांतिक एक पूछ सकता है। कर्म का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कर्म वगैरह करते हैं, तो उस समय उद्योग का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे, कर्मांतिक। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। उद्योग में हम लोग जाते हैं कार्य करने के लिए, कर्म ही हमारा कार्य है, तो कर्मांतिक जो हो गया वो उद्योग का अध्यक्ष हो गया। एक बार आप इसको रिलेट कर लेंगे ना अपने मतलब आसपास की चीज़ों से, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जो भी आपके आसपास अधिकारी वगैरह हैं उन्हीं से इसको रिलेट कर लेंगे, तो आपको भूलने में इसमें परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ा सा ऑप्शन आएगा तो आप इसको सही कर लेंगे। इसके अलावा और 2-4-5 अधिकारी थे, उनके बारे में जान लेते हैं। गुप्तचर, हर जितने भी राज्य हुए हैं उसमें गुप्तचरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गुप्तचर की ही सहायता से अगर आपकी गुप्तचर प्रणाली जितनी ज़बरदस्त रहेगी, उतना ही अच्छे तरीके से हम लोग या तो कोई भी देश जो है दूसरे देश पे शासन कर सकता है। वर्तमान में देखिए, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, सब एक दूसरे के पीछे गुप्तचर प्रणाली अपने लगाए हुए हैं, किस तरीके से उनकी जो है खुफिया बातों को हम लोग जान सकें। तो ये चीज़ें हमारे प्राचीन काल में ही से ही आ रही हैं। वहाँ उस समय भी देखिए इतनी तगड़ी व्यवस्था थी, एक राजा से दूसरी जगह भेजा जाता था कि गुप्तचर जाइए, वहाँ की जो भी कमज़ोर है या लूप होल है वो हमें आके बताइए, ताकि युद्ध वगैरह में आसानी हो। तो उस समय इसकी सबसे पहले जो है अर्थव्यवस्था में जिक्र किया गया है। गुप्तचरों को क्या कहा गया है, चर, गुप्तचर। तो अर्थव्यवस्था में चर किसके लिए प्रयोग किया गया है, गुप्तचरों के लिए। इसके अलावा और बताया गया है जो मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग था उसका जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे, महामात्य सर्प। महामात्य सर्प, सर्प से याद रखिएगा। सर्प क्या करता है, चोरी से कहीं पे भी घुस सकता है। तो वही गुप्तचर भी होते हैं, चोरी से कहीं पे भी घुस जाएंगे। इसी तरीके से अपना रिलेट करके याद रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा गुप्तचरों को क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष, जो मतलब एकदम छुपे हुए हैं, अंदर ही अंदर अपना सारी चीजें दबाए हुए हैं, किसी को उनके बारे में कुछ पता चलता नहीं है, गूढ़ पुरुष।
जो गुप्तचर एक स्थान पर स्थित होकर कार्य करते थे उनको क्या कहते थे? संस्था। संस्था मतलब एक स्थान पर स्थित हो गया, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्थिर है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? संस्था। वो जाएगी तो है लेकिन संस्था के रूप में एक जगह स्थिर है, इस तरीके से याद रखिएगा, स्थिर है इसलिए संस्था है। ठीक है। और संचार मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो गुप्तचर एक जगह से दूसरी जगह जाके गुप्तचरी वगैरह करते थे उनको क्या कहते थे? संचार। ये गुप्तचर जितने उसमें वर्ड प्रयोग होते थे वो सारे चीजें हैं इसमें। ठीक है। इसी तरह ऋग्वेदिक काल में क्या होता था? स्पष्ट। स्पष्ट मतलब जनता की गतिविधियों पे ध्यान रखने वाला। पस मतलब जो हमारे आसपास है। इसी तरीके से याद रखिएगा, तो जो हमारे आसपास है वो हमारे ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, तो स्पष्ट मतलब हो गया जनता की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाला। एक और कौन था? एग्रोनोमोई। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस वगैरह में कि एग्रोनोमोई मौर्य काल में क्या होते थे? तो वो मार्ग निर्माण अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई। ठीक है। गुप्त काल में एग्रोनोमोई क्या होते थे? तो वो मार्ग निर्माण हमारे अधिकारी होते थे। जो समय कर था वो बिक्री कर का 1/10 था, इसको चुराने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। बिक्री कर कितना था? 1/10, और इसको चुराने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। आज कोई दे दे तब तक बवालिया हो जाएगा। उस समय जो है अगर कोई भी अगर चुराता था ना बिक्री कर को तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा और क्या इसमें बचता है? कुछ वो पूछता है कि जो स्वयं वैश्यावृत्ति करती थी उनको क्या कहा जाता? तो रूपा जीवा कहा जाता था। स्वयं वैश्यावृत्ति करना। ठीक है। तो ये हमारे जितने प्रशासन से रिलेटेड थे मौर्य काल के, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं उनको देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू।